सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 5A यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। और ये कोर्स जो है बहुत ही आसान कोर्स है, आसानी से आप 7 दिन में क्लियर कर सकते हैं। अगर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। इस वेबसाइट को विजिट करके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर कई तरह का कोर्स अवेलेबल है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उसको फ्री में अटेंड कर सकते हैं और अपना नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते हैं NISM सीरीज 5 है, ये जो कोर्स है, ये कोर्स NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है। इस कोर्स का अपना कंटेंट होती है। इन सारे कंटेंट को मैं चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा और हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो डालूंगा ताकि आपको कंटेंट समझने में आसान हो। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 यानी इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर की वेटेज है 8। इसकी मतलब यही है कि NISM सीरीज 5A की एग्जाम में आपको इस चैप्टर से आपको 8 क्वेश्चन मिल सकती है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 का एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। एजेंडा में सबसे पहले रहेगी इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी कंपैरिजन बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एसेट का जो क्लासेस है उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क किस तरह होती है। इसके बाद रिस्क को मेजर्स कैसे की जाती है और रिस्क को मैनेजमेंट करने का जो स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में बिहेवियरल बायस किस तरह काम करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग किस तरह की जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसेट एलोकेशन किस तरह की जाती है और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में डिसीजन खुद को लेना चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए। इन दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो एजेंडा के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक जो है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई सपना है उसको अगर फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए सपोर्ट करती है। या फिर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपको पता है आप एक दिन ना एक दिन रिटायर करेंगे, तो रिटायरमेंट करने के बाद आपका लाइफ कैसी होगी। अगर आपको कंफर्ट लाइफ बितानी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। या फिर आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर में आपको एक अपना घर खरीदनी है, तो घर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इतने पैसा एक बार में आप जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। या फिर आप सोचते हैं कि आपका लाइफ कंफर्ट हो, तो कंफर्ट करने के लिए आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए। अब वो इनकम कहाँ से मिलेगी? अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से ही आपको रेगुलर इनकम मिलता जाएगी। तो कई तरह का रीजन है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है किसी भी तरह की फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। देखिए, गोल तो कई तरह का होती है। मान लीजिए बच्चे का पढ़ाई करवाना है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए, या फिर अपने बच्चे का शादी दिलवाना है, या फिर रिटायरमेंट के बाद अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, या फिर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, या फिर मान लीजिए कि आपको एक नया घर खरीदना है, या फिर घर की रिनोवेशन करना है, या फिर मान लीजिए आपको एक बिग वैकेशन में जाना है। तो इस तरह का जो आपका पर्पस है, गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब वो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। तो किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर गोल सेटिंग की जरूरत है। अगर गोल सेटिंग ठीक से करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो सकती है। अगर गोल सेटिंग करेक्ट नहीं है तो ऐसे केसेस में आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव नहीं भी हो सकता। तो गोल सेटिंग कैसे करें? गोल सेटिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं 4 स्टेप है। सबसे पहली स्टेप्स में हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कौन सी इवेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि बच्चे का पढ़ाई करवाना है, बच्चे का शादी दिलवाना है और उसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लान करना है और एक गाड़ी खरीदना है। ये 4 इवेंट है जो हमें अचीव करना है। तो इस तरह का जो 4 इवेंट है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जो मुझे अचीव करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं डिसाइड करूंगा उसकी प्रायोरिटी, यानी इन चारों इवेंट में से सबसे पहली इवेंट कौन सी होगी जो मुझे अचीव करनी है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी इवेंट कौन सी है जो मुझे अचीव करना है। तो ये प्रायोरिटी के आधार पे मुझे सीक्वेंस बनानी है। थर्ड स्टेप में हमें करना है कि प्रायोरिटी के हिसाब से जो इवेंट सजाए हैं
उसकी टाइमलाइन सेट करना है और कितनी पैसा चाहिए वो हमें डिसाइड करना है, उसके हिसाब से हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। और चौथी स्टेप यानी आखिरी स्टेप में हम काम करेंगे, जैसे कि गोल प्लान किया है उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी जो भी प्लान किए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना है, टाइमलाइन सेट करना है और उसको मेंटेन करते जाना है। देखिए, मैं आपको गोल सेटिंग करना सिखा दिया, लेकिन दिक्कत यह है गोल सेटिंग का जो सेकंड स्टेप है जहां पर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है, यहां पर दिक्कत आ जाती है। यानी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, कौन सी गोल आपका फर्स्ट में होगी, सेकंड में कौन सी गोल होगी, थर्ड में कौन सी होगी, बाद में कौन सी गोल होगी, ये डिसाइड करना आसान नहीं है। देखिए, आपके सामने कई तरह का गोल होती है। शॉर्ट टर्म पर्पस में गोल होती है, लॉन्ग टर्म पर्पस में गोल होती है और उसकी पर्पस भी अलग अलग होती है। अगर गोल की प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो आप ये टेबल यूज कर सकते हैं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपके लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंट गोल्स कौन सी है। तो इस टेबल में आप एक कॉलम बना लीजिए जहां पर आप क्रिटिकल इंपॉर्टेंट गोल लिखेंगे, आपका जो ड्रीम गोल्स है और एक कॉलम पे लिखेंगे, और गुड टू हैव यानी आपको अच्छे रहने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो गोल है वो और एक थर्ड कॉलम में लिखेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे पहले रो में होगा कि इमीडिएट टर्म गोल। तो इमीडिएट टर्म गोल में कौन सी आपका इंपॉर्टेंट गोल है वो यहाँ पर लिखिए, ड्रीम गोल कौन सी है वो यहाँ पर लिखिए, गुड टू हैव गोल कौन सी है वो यहाँ पर लिखिए। ठीक उसी तरह नियर टर्म का जो गोल है वो आप सेकंड रो में लिख सकते हैं, मीडियम टर्म का जो गोल है वो थर्ड रो में लिख सकते हैं, और ठीक उसी तरह लॉन्ग टर्म पर्पस का जो गोल है वो आप फोर्थ रो में लिख सकते हैं। तो ये टेबल देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे जो आपकी गोल की प्रायोरिटी क्या है, कौन सी गोल को सबसे पहले रखना चाहिए या फिर बाद में रखना चाहिए। गोल की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए और एक टेबल आप यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जब कोई गोल का प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम लोग दो पैरामीटर के बारे में सोचते हैं। एक पैरामीटर है कितनी इंपॉर्टेंट गोल है और दूसरी पैरामीटर है कितनी अर्जेंट गोल है। जो गोल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है, तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जो गोल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी अर्जेंट नहीं है, उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। और जो गोल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उसको आप थर्ड प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और जो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उसको आप फोर्थ कैटेगरी यानी फोर्थ प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यूज करके हम अपना गोल का प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल गोल सेटिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम होराइजन के आधार पे आपको गोल अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात, जब एक टाइम होराइजन में आप अपना गोल अचीव करने जाएंगे तो वैसे केसेस में इन्फ्लेशन काम करती है। मान लीजिए आपने गोल सेट किया है कि जो 5 साल में आपको पैसा सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके आपको एक कार खरीदनी है। तो आज आपने डिसाइड किया कि 10 लाख का कार होगी, लेकिन 5 साल जब खत्म होगा, आप जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख रुपया वो बनने के बाद क्या वो कार खरीद सकते हैं कि नहीं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उस समय हो सकता है कार की प्राइस थोड़ा ऊपर चले जाए। देखिए, समय के हिसाब से हर चीज का कॉस्ट इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए एक पेन आप 50 रुपया में खरीद रहे हैं आज के दिन में, क्या 1 साल के बाद उसी पेन को आप 50 रुपये खरीद सकते हैं? तो आंसर है नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि आपको 10 रुपया ज़्यादा देना पड़े, यानी सेम पेन खरीदने के लिए 1 साल के बाद आपको 60 रुपया देनी होगी। इसी तरह कॉस्ट का जो इंक्रीज हो जाती है, इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब भी हम लोग कभी गोल सेट करेंगे, इस तरह की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमको गोल सेट करना है, तभी आपको एक सर्टेन समय के बाद आपका जो गोल वैल्यू है आपका एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करेगी। और एक आसान प्रोसेस है, अप्रोच है, जिसको हम लोग पूल अप्रोच कहते हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा एक अप्रोच है जिसको हम लोग फंड की पूलिंग भी कहते हैं। ये ऐसा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टर को बेनिफिट देने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह की अप्रोच यूज करती है। यहाँ पर मार्केट में जो अलग अलग इन्वेस्टर होती है, उसका एक कॉमन फाइनेंशियल गोल होती है, जैसे कि उसका जो फंड है उसका ग्रोथ करवाना है। तो इन सारे इन्वेस्टर से छोटे छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट की जाती है और इस फंड को सिक्योरिटीज मार्केट में डाइवर्सिफाई करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर इन्वेस्ट की जाती है और जो भी बेनिफिट मिलती है वो सारे के सारे इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो असल में एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है जहां पर एक पूल अप्रोच यूज की जाती है। एजेंडा के हिसाब से सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, क्या आपको लगता है दोनों के दोनों सेम वर्ड है या फिर दोनों अलग वर्ड है? अगर ये अलग है तो इन दोनों में कौन सी बेटर है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और महीने भर 50,000 रुपया कमाते हैं। अब आपका इनकम है 50,000 रुपया, अब पूरे महीने भर चलाने के लिए आपका कुछ खर्चा भी होती है। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं कि 30,000 खर्चा है, 50,000 इनकम है, 30,000 खर्चा है, तो आपके हाथ में रहती है 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया आपके लिए सेविंग्स है। अब ये 20,000 रुपया क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर उसको आप किसी सेफ जगह पे रखकर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे? अगर उस 20,000 रुपये को ग्रो करना है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। टोटल अर्निंग से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपका टोटल सेविंग्स होती है, और टोटल सेविंग्स को जब कहीं पर भी ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब सबसे बड़ी सवाल है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करने के लिए कौन सी फैक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहले बता दूं, जो पहली फैक्टर है सेफ्टी, यानी जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है या नहीं है। क्योंकि आप जितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट और ग्रोथ के साथ आपको वापस भी पाना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विडिटी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको पैसों की जरूरत है, उस इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी रिडीम कर सकते, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है रिटर्न। आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद उसमें से आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यानी रिटर्न कितना मिलेगा। क्या वो रेगुलर इनकम फॉर्म में मिलेगा या फिर आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल का एप्रिसिएशन कितना होगा और आपको कैपिटल गेन कितना मिलेगा। इन सारे चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वीनियंस। जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो आपके लिए कन्वीनियंस है? अगर आपको समझ में आता है जो आपके लिए कन्वीनियंस है तो वहां पर आप पैसा निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिकट साइज। देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमम अमाउंट होती है। आप जहां पे निवेश करना चाहते हैं उसका मिनिमम अमाउंट क्या है? आप महीने भर 20,000 रुपया सेव करते हैं, अगर कहीं पे निवेश करना है कि मिनिमम 1 लाख रुपया, तो आप नहीं कर पाएंगे या फिर आपको कई महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे जगह में इन्वेस्ट करना है जहां पर छोटी अमाउंट की मिनिमम टिकट साइज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगी क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं। अगर टैक्सेबल है तो कितनी अमाउंट की टैक्स देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन है कि नहीं। आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को टैक्स डिडक्शन मिलती कि नहीं, और मिलती है तो कितनी मिलती। तो जब भी इन्वेस्ट करें, कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करने के लिए आपको इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लास के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो समझना है कि एसेट क्लास क्या होती है। देखिए, हमारे सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होती है और कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते। कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होती है जिसका कैरेक्टरिस्टिक करीबन सेम होती है। तो एक ही टाइप के जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसका ग्रुप को हम लोग एसेट क्लास कहते हैं। तो एसेट क्लास का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट का ऐसा एक ग्रुपिंग है जहां पर इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। तो इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लास के हिसाब से 4 टाइप की कैटेगरीज होती है। ये कैटेगरीज है रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो चलिए इन्वेस्टमेंट का कुछ एसेट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इक्विटी में आप चाहे तो ब्लू चिप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ये अलावा मिड साइज कंपनीज है, स्मॉल साइज कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, फॉरेन स्टॉक्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और इंडेक्स फंड में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस में जैसे कि बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट है, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट है, इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसीज है। ये अलावा प्रोविडेंट फंड्स है, सुकन्या समृद्धि योजना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम बना सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, कंपनी में फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, डिवेंचर बॉन्ड्स में पैसा निवेश कर सकते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्लासेस में जैसे कि फिजिकल एसेट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल एसेट में पैसा निवेश कर सकते हैं। ये अलावा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। कमोडिटीज में जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड, कमोडिटी ETF भी है। ये अलावा हाइब्रिड एसेट क्लासेस में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स है। और भी कई तरह का इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस होती है जैसे कि रेयर कॉइन्स, आर्ट्स, रेयर स्टैम्प्स। इस तरह की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको गोल सेटिंग के बारे में बताया, और गोल सेटिंग के आधार पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कौन सी फैक्टर के ऊपर ध्यान देना है उसके बारे में भी जानकारी दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क के बारे में भी सोचना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में जीरो रिस्क नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट में
कम रिस्क होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट में मीडियम रिस्क होती है और कुछ इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क होती है। रिस्क के साथ रिटर्न का भी बढ़िया रिलेशन है। अगर आप ऐसी जगह में पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम है, तो उसमें से आपको रिटर्न भी कम मिलेगी। ऐसी जगह में आप पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पे रिस्क मॉडरेट है, तो रिटर्न भी मॉडरेट मिलेगी। और ऐसी जगह में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको रिटर्न भी ज्यादा आने की संभावना होगी। तो इसीलिए जब भी आप पैसा निवेश करें तो रिस्क को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंट टाइप रिस्क इन्वॉल्व रहती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लेशन रिस्क। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया, तो सिंपल आसान लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। पैसों का जो परचेजिंग पावर है उसका रिडक्शन हो जाने का मतलब है, यानी कम हो जाने का मतलब है इन्फ्लेशन। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, मान लीजिए एक पेन का वैल्यू है आज के दिन में 50 रुपया और एक साल के बाद उसको अगर खरीदने जाते हैं उसी पेन के लिए आपको 60 रुपया देना पड़ता है। पेन तो सेम ही प्रोडक्ट है लेकिन आपको 10 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब आज के दिन में जो 50 रुपया है एक साल के बाद वो 60 रुपए की समान हो जाती है। मतलब आपका जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जो चीजें यूज करते हैं जैसे कि कमोडिटीज है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, इस तरह की चीजों का जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है। तो जब भी निवेश करें तो इन्फ्लेशन रिस्क को अपने दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से निवेश करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क है। देखिए, हम लोग जो निवेश करते हैं कभी शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, मीडियम टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जैसे भी हम निवेश करें, अगर हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो अपना इन्वेस्टमेंट का इन कैश करवाते हैं, उसको रिडीम करके उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप कहां पर इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में पैसा मिलेगा। हो सकता है आपको एक दिन में पैसा मिलेगा, या फिर एक हफ्ते में मिलेगा, या फिर एक महीने में, या फिर 6 महीने के बाद मिलेगा। तो कितनी जल्दी आपको उस पैसा मिल सकती है उसी को कहते हैं लिक्विडिटी। जिस इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने के बाद जल्दी जल्दी पैसा मिल जाती है उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और जिसको बेचने के बाद पैसा डिले करके मिलती है तो उसको हम लोग कम लिक्विडिटी वाला इन्वेस्टमेंट एसेट बोलते हैं। तो जब भी आप कहीं पे निवेश करें तो लिक्विडिटी को भी ध्यान पे रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद मैं बात करूंगा क्रेडिट रिस्क के बारे में। और इस तरह का रिस्क आती है जब लोन का रिपेमेंट नहीं होती है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डेब्ट ऑब्लिगेशन रहती है। ऐसे केसेस में क्रेडिट रिस्क दिखती है। मान लीजिए एक बोरोवर है, उसने पैसा उधार लिया बैंक से और बैंक को अपना पैसा चुकाने में वो फेलियर हो गया, वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केसेस में बैंक का नुकसान हो जाती है। उसी तरह इन्वेस्टर का भी नुकसान हो जाती है। तो इस तरह का जो फाइनेंशियल लॉस है क्रेडिट रिस्क की वजह से होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क के बारे में। देखिए, ये दो रिस्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को दोनों मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं। आपको पता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पे चलती है। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है, जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा रेट में मिलेगी, और अगर मार्केट का डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ऐसे केसेस में चीजें सस्ती मिलेगी। तो जब भी आप कहीं पे निवेश करें या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट को बाय करें या फिर सेल करें तो मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट जो रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है इंटरेस्ट रेट का चेंज हो जाना। देखिए, इंटरेस्ट रेट कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर आती है। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, इसका मतलब उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब उस इन्वेस्टमेंट एसेट का वैल्यू कम हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा रिस्क मेजर्स करना, और उसके साथ साथ रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज होती है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि रिस्क कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती। तो रिस्क को कैसे मेजर करें, उसको मैनेज कैसे करें, उसके लिए कई तरह का स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। और इसी तरह इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और रिस्क से बचते हैं। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है वो है अवॉइड स्ट्रेटेजी। यानी अगर आपको पता है या फिर आपको समझ में आ रहा है आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्क हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिले, लेकिन आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हैं तो रिस्क से आप बच सकते हैं।
और एक बात है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आपको समझ में नहीं आता, उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जिस चीज में आपका नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उसमें आप पैसा निवेश मत कीजिए। निवेश करने से आपका पैसा डूब भी सकता है, तो अवॉइड करना ही बेटर है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है, कभी भी अगर कोई इवेंट होती है या फिर डेवलपमेंट होती है, उसकी बेनिफिट लेने के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। यानी मार्केट में अगर किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट हो रही है और आपको प्रिडिक्शन हो रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ऐसे केसेस में आप पोजीशन ले सकते हैं और बाद में उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए आपका प्रॉपर प्रिडिक्शन होना चाहिए, आपका एंटिसिपेशन करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास उस लेवल की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। आखिरी एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफाई। देखिए, ज्यादातर अब लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब है आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे ना करके अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, 10 लाख रुपया किसी एक जगह में इन्वेस्ट ना करके मान लीजिए कि 10 अलग अलग जगह में करके निवेश करें। इसी तरह आप अपना रिस्क को मिनिमम कर देते हैं। अगर आप सारे पैसा एक ही जगह पे निवेश करते हैं और वही निवेश अगर डूब जाती है तो आपका पूरे के पूरे पैसा नुकसान में चली जाती है। लेकिन अगर वही पैसा अगर 10 जगह में निवेश करते हैं, उनमें से किसी एक जगह पे अगर नुकसान हो जाती है तो बाकी 9 जगह से आपको प्रॉफिट मिल सकती है। तो इसी तरह आप अपना नुकसान से बच सकते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, ऐसे समय कई सारे वेरिएबल बायसेस काम करती है। आप सोच रहे हैं कि निवेश करें या ना करें, और ऐसे सिचुएशन में आपका जो इमोशन है, आपका बायस है, वो आपको प्रभावित करती है और आपको डिसीजन लेने में फोर्स करती है। इस तरह की जो डोमिनेंट इमोशन है, जैसे कि डर जाना, लालची बन जाना, या फिर किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आशा रखना, तो जब भी आप निवेश करते हैं, अगर इस तरह की इमोशन आपको डिसीजन लेने में फोर्स करती है, तो उसको हम लोग बिहेवियरल बायसेस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में किस तरह की बिहेवियरल बायसेस काम करती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो बिहेवियरल बायसेस है वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। देखिए, ये ऐसा एक मेंटल शॉर्टकट है जहां पर आप डिसीजन लेते हैं किसी इवेंट का फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी संभावना के आधार पे। आपको अचानक एक एग्जांपल याद आ जाती है आपके दिमाग में, और वही एग्जांपल आपको प्रभावित करती है और आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बायसेस है वो कंफर्मेशन बायस। ये ऐसा एक बायस है, बहुत ही खतरनाक है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि किसी एक कंपनी का शेयर्स खरीदे या ना खरीदे, आप थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आपके दोस्त ने आपको फोन करके बोला कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छी है, मैं भी इस स्टॉक को खरीदा है। ये सुनकर आपका दिमाग में यही चलेगा, आपका दोस्त ने खरीदा, शायद अच्छा ही होगा। तो इसी तरह आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाता है आपके दोस्त से, और इस चीज के ऊपर प्रभावित होकर आप उसी स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो इसी तरह जब प्रभावित होकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरह का बायस को कंफर्मेशन बायस कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फैमिलियरिटी बायस। देखिए, कभी कभी हम लोग जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे केसेस में कुछ पॉपुलर प्रोवर्ब के ऊपर बेस करके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एक प्रोवर्ब है, अनजानी दुश्मन से बेटर है जानी दुश्मन। मान लीजिए इस प्रोवर्ब को आप बिलीव भी करते हैं। जब भी आप निवेश करने जाएंगे, तो ऐसे केसेस में आप सोचते हैं कि किसी अननोन एसेट क्लास में क्यों पैसा निवेश करें, उससे बेटर है कि किसी नॉन एसेट क्लास में पैसा निवेश करना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा हर्ड मेंटेलिटी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बिलीव करती है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टॉक को कुछ लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको खरीदो मत। आप भी सोचते होंगे कि इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं इसको खरीदो मत, आप भी नहीं खरीदेंगे। या फिर ऐसा हुआ कि सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, आप भी सोच रहे थे कि इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, शायद मार्केट गिरेगी, आप उसी चीज को बिलीव कर लेते हैं। आप अपना जो ओन थिंकिंग है, आपका जो खुद की रैशनल जजमेंट है, वो सब भूल जाते, उसको इग्नोर करते हैं और दूसरी लोगों की बहकावे में आ जाते हैं, और आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लॉस एवर्सन के बारे में। देखिए, लॉस एवर्सन ऐसा एक बायसेस है जहां पर आप इस तरह सोचते हैं कि प्रॉफिट करने से बेटर है नुकसान को अवॉइड करना। यानी आप प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं, आप सोचते हैं कि किस तरह आप नुकसान को अवॉइड करें, नुकसान को किस तरह कम किया जाए। तो इस तरह इमोशनल होकर आप जब ट्रेड करते हैं तो लॉस एवर्सन हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। देखिए, कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब हम किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब कभी कभी हमारी एबिलिटी या फिर जजमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। हम सोचते हैं कि दूसरे की तुलना में हम बेटर है और उस कॉन्फिडेंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया डिसीजन वास्तव में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायस है रिसेंसी बायस। देखिए, इस तरह की बायस के द्वारा कई लोग प्रभावित होती है। कुछ लोग ऐसा सोचता है कि रिसेंट जो इवेंट्स है या फिर इंफॉर्मेशन है वही करेक्ट है और उसी के ऊपर बेस करके डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह की इन्वेस्टर बॉर्डर, लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेटा को फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं और सिर्फ करंट इवेंट के ऊपर बेस करके, करंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिहेवियर पैटर्न्स। देखिए, हर एक इन्वेस्टर सेम नहीं होती है, सबका अलग अलग बिहेवियर होती है। सब अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी अपना इन्फ्लुएंस के ऊपर प्रभावित होकर वो अपना पैसा सेव करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव हो और उसको रेगुलर मोड में मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बायस है वो इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए, फिनेंशियल एसेट क्लास में इन्वेस्टर अलग अलग इंटरेस्ट रखती है। इस तरह की इन्वेस्टर जब फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो कई तरह फैक्ट्स चेक करते हैं और उसके ऊपर बेस करके उनके लिए जो सुइटेबल होता है, जहां पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी में वो पैसा निवेश करते हैं। इसी तरह एक इन्वेस्टर कॉन्स्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो बनाते हैं जो हर एक स्पेसिफिक, जो सबके लिए सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और आखिरी इंपॉर्टेंट बायस, एथिकल स्टैंडर्ड एंड बाउंड्रीज। कुछ इन्वेस्टर ऐसा है कि जब इन्वेस्ट करते हैं तब वो लोग एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देते हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और लंबे समय तक वो निवेश करते जाता है। इसी तरह एक इन्वेस्टर एथिकल स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज फॉलो करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा वेल्थ भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या है। देखिए, एसेट एलोकेशन का जो बेसिक मीनिंग है मैं आपको समझाता हूँ। जब इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को एसेट कैटेगरी के हिसाब से ऐसे एलोकेट करना है ताकि इन्वेस्टर का उसका जो ऑब्जेक्टिव से वो फुलफिल हो। एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है कि मीडियम रिस्क लेना चाहता है, तो उसका पैसा ऐसे एलोकेट करना है कि मीडियम रिस्क की एसेट क्लास कैटेगरी में पैसा निवेश करना है और इसी तरह इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है मीडियम रिस्क में निवेश करने का, वो भी उसका फुलफिल हो जाए। तो देखते हैं कि किस तरह एसेट एलोकेशन होती है। तो एसेट एलोकेशन का 3 पॉपुलर अप्रोच है। सबसे पहली जो अप्रोच है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होती है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं। इस स्ट्रेटेजी का फंडा यही है। इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा निवेश होती है उसको अलग अलग एसेट क्लास में पैसा निवेश की जाती है। उसका एक परसेंटेज डिसाइड होता है, कितना स्टॉक में निवेश होगा, कितना पैसा बॉन्ड में निवेश होगा और कितना पैसा कैश में जाएगा। और ये सारे चीज इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल गोल्स है उसी के ऊपर बेस करके की जाती है। इस तरह की एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन की जाती है और उसके साथ साथ समय समय पर इन्वेस्टमेंट का रीबैलेंस भी की जा सकती है। इसी तरह मार्केट का जो शॉर्ट टर्म मार्केट रिलेटेड जो फ्लैक्चुएशन है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में उसको अवॉइड किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है उसकी नाम है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये बेसिकली एक्टिव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। ये इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो शॉर्ट टर्म टेम्पोररी पर्पस में उसको एडजस्ट की जाती है। जैसे कि इन्वेस्टर स्टॉक में, बॉन्ड्स में, कैश में पैसा निवेश किया और इमीडिएट बेसिस में जो मार्केट का ट्रेंड होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे इवेंट्स होती है, उनमें से पैसा को कैपिटलाइज की जाती है, यानी प्रॉफिट कमाया जाता है। ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली शॉर्ट टर्म पर्पस में यूज होती है और इस तरह अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके गेन्स को मैक्सिमाइज की जाती है और रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखा जाता है इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन क्या है। अब मार्केट तो कभी फिक्स नहीं होती, मार्केट कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, तो मार्केट में एक थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा रहती। तो मार्केट की स्थिति के आधार पर समय समय पर इन्वेस्टर का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को सेल करना है और सेल करने के बाद फंड को दोबारा बाई करके री इन्वेस्ट करना है। इसी तरह पहले सेल करना है, फिर बाई करना है, सेल करना है, बाई करना है, और ये समय समय पर सिचुएशन के आधार पे करना है। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट खुद से करें या फिर किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें। लेकिन सवाल है इन दोनों ऑप्शन में कौन सी चॉइस बेटर है। अगर ये चॉइस बेटर है कि नहीं समझना है तो ऐसे केसेस में आपको 3 सवाल पूछे। पहला सवाल है, कैन वन डू द जॉब वन सेल्फ। दूसरी सवाल है, डज वन वांट टू डू इट। और तीसरी सवाल है, कैन वन अफोर्ड टू आउटसोर्स। ये 3 सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी चॉइस बेटर है।
अब ये दोनों चॉइस का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा सेल्फ इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में, जिसको हम लोग DIY कहते हैं, यानी डू इट योरसेल्फ, यानी खुद की इन्वेस्टमेंट, खुद को ही डिसीजन लेना है। आप खुद डिसीजन लीजिए कहाँ पर निवेश करना है और कहाँ पर निवेश नहीं करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है। ये स्ट्रैटेजी आप कब यूज करेंगे? जब आपके पास टाइम होगा, आपके पास मार्केट का नॉलेज होगा, आप वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही कम खर्चीले है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉपर डिसिप्लिन होना पड़ेगा और आपकी गोल जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आप चाहे तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प तभी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप एक्सपर्टाइज नहीं है, आपको किसी भी तरह की स्पेशलाइज एडवाइस चाहिए या फिर आपको इमोशनल कोचिंग की ज़रूरत है, तो वैसे केसेस में आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्फ इन्वेस्टिंग और प्रोफेशनल हेल्प का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किया। बाकी तो आपको डिसीजन लेना है आप किस तरह काम करना चाहते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। और आप चाहे तो मेरा वेबसाइट www.secretsofstockmarket.in आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएगा, उन सारे कोर्स को आप देख सकते हैं, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट को अटेंड करके आप अपने नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर।